चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को स्थापित करना। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम किसी भी समय पे देखें कि जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है, किरण की दिशा के लंबवत होता है हमेशा। तो यहाँ पे लिखेंगे तरंगाग्र प्रकाश किरण के तरंगाग्र प्रकाश किरण के हमेशा लंबवत होता है। अब इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हम देखेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये किरण की दिशा है, ये क्या है, किरण की दिशा है, तो तरंगाग्र क्या होगा, तरंगाग्र हमेशा इसके लंबवत होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा तरंगाग्र, और तरंगाग्र हम क्या देख रहे हैं, हमेशा इस तल के लंबवत है। तो ये हो जाएगा हमारा तरंगाग्र। और ये हो जाएगी हमारी किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। अब यहाँ पे हम दूसरा नियम देखते हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिसमें नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। और यहां पे देखेंगे इसी में एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि द्वितीयक तरंगें के जो होती हैं वो क्या होती हैं, मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। यहां पे लिखेंगे द्वितीयक तरंग। अब इसे एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। मूल तरंग वेग से ही आगे बढ़ती हैं, मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। और एक तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि किसी भी क्षण अगर क्या करते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखा खींचने पर हम क्या देखते हैं, नए तरंगाग्र की स्थिति को वो दर्शाते हैं। खींचने पर
नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। अब इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रदर्शित करता है। अब इसे चित्र के माध्यम से देंगे तो हमने देखा कि मान लेते हैं कि एक तरंगाग्र है, ये एक तरंगाग्र है। अब हमने देखा कि प्रत्येक तरंगाग्र जो है, प्रत्येक तरंग, यहाँ पे देखिए बिंदु कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिसे ही हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। तो ये द्वितीयक तरंग की तरह ही कार्य करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर कोई भी तरंग है वो मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ेगी, यह भी हमने नियम में देखा। तो मान लेते हैं t समय में, और तरंग का वेग अगर v है तो कितनी दूरी तय करेगा, v इंटू टी। जो तय की गई दूरी कितनी होगी, v इंटू टी होगी। और हम देखते हैं कि ये समान माध्यम में सभी समान दूरी तय करेंगे, समान माध्यम में समान दूरी तय करेंगे। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक आर्क लेते हैं और आर्क से हम इस तरह से चिन्ह को दर्शाते हैं। तो हम देखते हैं अभी ये जो है द्वितीयक तरंग को प्रदर्शित करेंगे, और इसमें अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्श रेखा खींचने पर नया तरंगाग्र को यह प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये एक नए तरंगाग्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये एक द्वितीयक न्यू तरंगाग्र हो जाएगा, हमारा नया तरंगाग्र हो जाएगा, तरंगाग्र। तो इस तरह से हम यहाँ पे तरंगाग्र को और उनकी स्थिति को समझे, और यहाँ पे इनका जो इनकी दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरंगाग्र के लंबवत हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे तरंगाग्र हाइगन तरंगांक सिद्धांत में देखा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक तल बनाते हैं और मान लेते हैं कि इधर हमने पॉलिश कर दिया। अब इस तल में हम मान लेते हैं कोई प्रकाश अगर आ रही है तो इसकी दिशा को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये प्रकाश आ रही है, मान लेते हैं समांतर प्रकाश किरणें हैं। कैसी है ये, समांतर प्रकाश किरणें हैं। अब हम इसकी स्थिति को इस तरह से दिखाते हैं, ये प्रकाश किरणें हो गई। हम यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा हमारा बिंदु ए। मान लेते हैं कि अगर ये प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण है, लिख लेते हैं। ये दोनों कैसी किरण है, आपतित प्रकाश किरण है। ये दोनों क्या है, आपतित प्रकाश किरण है। अब देखते हैं कि तरंगाग्र की अगर स्थिति मालूम करें तो हमें पता है कि हमने नियम में देखा है कि तरंगाग्र जो होता है वो हमेशा इसके लंबवत होता है। तो ये तो लंबवत हो जाएगा इसके हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तरंगाग्र। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं t समय में ये दूरी कितनी है। अगर ये v वेग से गति कर रहा है ये तरंग, तो v इंटू टी हो जाएगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। अब यहाँ पे एक तरंगाग्र को हम इधर लिख लेते हैं, ये है तरंगाग्र। तो अब देखिए एक हम और यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कि ये कितनी दूरी तय कर रहा है, v इंटू टी, ये दूरी तय कर रहा है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो इस बिंदु से भी, क्योंकि हमें पता है ये प्रत्येक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। अब इस स्रोत से हम देखते हैं कि एक नया यहाँ पे स्रोत मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि एक द्वितीयक तरंग हमें मिलेगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो उतने ही समय में ये एक द्वितीयक तरंग होगी। अब इन्हें अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या करते हैं, यदि हम स्पर्श रेखा खींचें, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, स्पर्श रेखा की हम यहाँ पे देखते हैं कि
ये दूरी भी समान रहेगी, ये दूरी भी क्या होगी, समान होगी, b इंटू टी होगी। तो ये एक नया तरंगाग्र हो जाएगा। इसे कलर चेंज करके यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक नया तरंगाग्र बन जाएगा, ये एक नया तरंगाग्र हो जाएगा। अब हमें पता है कि प्रकाश किरण तरंगाग्र के हमेशा लंबवत होती हैं, तो इसके लंबवत हमेशा ये वाली हो जाएगी रेखा। इसमें हमने देखा कि इसके लंबवत ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगी, हम मान लेते हैं अगर ये परावर्तित किरण है, इसे हम मान लेते हैं कि ये कैसी किरण है, परावर्तित किरण है। तो अब देखते हैं कि परिवर्तन नियम को अब इसे हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बिंदु को यहाँ पे नाम देते हैं। अगर इसे हमने ए माना है तो इसे हम मान लेते हैं बी है ये बिंदु, और इसी तरह से हम मान लेते हैं ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कुछ निष्कर्ष देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ए डी और यहाँ पे बी और सी, ए डी और बी और सी, ये दोनों दूरी जो है किसके बराबर है, बी इंटू टी है, क्योंकि हमने एक आर्क लिया टी समय में, और इस आर्क के बाद हमने देखा क्योंकि हमें पता है कि समान माध्यम में समान दूरी तय करेंगी, तो हमने देखा कि इस तरंगाग्र से ये बिंदु स्रोत की तरह कार्य कर रहा है ए और बी से हमने एक आर्क लिया जो हमने देखा समान दूरी पे ये क्या करेंगे, समान समय में समान दूरी तय करेंगे, और इनकी स्पर्श रेखा पे हम देखते हैं कि एक नया तरंगाग्र मिलता है और प्रकाश किरण इसके लंबवत होती है। इतनी बात अभी तक हमने यहाँ पे सीखा। अब हम ऐसा करते हैं कि यदि इसे एक अभिलंब बनाते हैं यहाँ पे और मान लेते हैं कि ये आपतन कोण मान लेते हैं आई है। आपतन कोण कितना मान लेते हैं आई। तो अब ध्यान से देखिए, अपने छोटी क्लास में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर किसी भी दो रेखाओं के बीच का कोण अगर मान लेते हैं थीटा है, तो उन रेखाओं के लंबवत रेखा के बीच का कोण भी क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे इसे हम समझते हैं कि अगर इन दो रेखा के बीच का कोण थीटा, तो इनकी लंबवत रेखा कौन सी हो जाएगी, ध्यान से देखिए। तो क्या हम कह सकते हैं इस रेखा के लंबवत रेखा कौन सी हो जाएगी, ये वाली रेखा, और इस वाली रेखा के लंबवत रेखा कौन सी हो जाएगी। तो हमें पता है यहाँ पे कि ये तरंगाग्र है ए बी और ये किरण है हमारी, तो किरण जो है तरंगाग्र लंबवत होगी। तो इसका मतलब अगर ये लंबवत है हमारा, तो ये लंबवत रेखा होगी, एक ये लंबवत रेखा होगी, इसके बीच का कोण भी क्या होगा, आई होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं अगर ये परिवर्तित किरण है तो अविलंब के साथ मान लेते हैं आर कोण बना रहा है, ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी प्रमेय का उपयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारा तरंगाग्र है और यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर इन दो रेखा की बात करें तो ये अविलंब इस सतह के लंबवत है, और यहाँ पे अगर ये देखें तो ये किसके लंबवत है, इसके लंबवत ये तरंगाग्र है। तो इन दोनों के बीच का कोण भी क्या होगा, आर होगा। अब इसे एक नए त्रिभुज में दर्शाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हमने बनाया ए बी और ये सी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे हम दर्शा लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये कितना कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोण कितना बना रहा है, ये कोण बना रहा है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने इसे दर्शा लिया कि ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, और यहाँ पे AC हो गया, और ये AB हमें पता है कितना मान है, हमें यहाँ पे मालूम है, एक बार देखिए, BC मालूम है, B इंटू टी है। BC कितना है, B इंटू टी है। और कोण की बात करें यहाँ पे, तो यह कोण हमने निकाला अभी कि तरंगाग्र और इस आधार के साथ जो कोण है वो आई कोण है। तो इतना बात हम यहाँ पे समझ गए। एक और त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, अगर एक और त्रिभुज बनाए तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि आधार AC यही रहेगा, आधार AC यही रहेगा, और यहाँ पे एक D बिंदु है,
कौन सा बिंदु है? डी। यहां पे एक बिंदु डी है। तो चित्र में देखिए, ये यहाँ पे कितना कोण बना रहा है? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरंगाग्र के साथ आधार AC जो है कितना कोण बना रहा है? R कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये R कोण हो जाएगा, डिग्री कोण हो जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे हमने क्या मालूम किया है? A और अगर हम बात करते हैं D के बीच की दूरी है भी V इंटू टी हो जाएगी। A और D के बीच की दूरी V इंटू टी हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है और AC और AC भी बराबर है और यहाँ पे दो कोण बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे? सर्वसंग त्रिभुज हो जाएगा ABC। ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा ACD के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी दो ये भुजाएं और ये कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इनके सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये BC और AD इधर है, ये वाला बिंदु, और AC और इधर आधार है। तो बचा हुआ जो भुजा है वो क्या हो जाएगा? DC और A और B ये बराबर हो जाएंगे। AB बराबर हो जाएगा DC के। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा इसके बीच। अगर हम कोण देखें तो AC और AB के बीच का कोण यहाँ पे कोण I है। यहाँ पे लिखते हैं हम कोण I। और यहाँ पे देखिए AB और ये सिमिलर है D और C के। तो DC और AC के बीच देखें तो कोण R, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने आपतन कोण परिवर्तन कोण देखा। तो ये पहला नियम यहाँ पे सत्य होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो पहला नियम ने हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया कि आपतन कोण तथा परावर्तन आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या है? बराबर हैं। तो पहला नियम हमने देख लिया। अब दूसरा नियम देखते हैं कि तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तीनों मतलब यहाँ पे आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब से है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि अगर आपतित किरण की बात करें तो आपतित किरण जो है, क्या हम कह सकते हैं कि इस जो ये कागज का तल है इस तल के लंबवत है? आपतित किरण इस तल कागज तल के लंबवत है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, या तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि आपतित किरण पहले इसे हम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि आपतित किरण जो है वो लंबवत है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो AB के लंबवत हम मान लेते हैं। AB के लंबवत है, एक बार चित्र में देखिए, ये आपतित किरण है, इस AB तरंगाग्र के लंबवत है। या तो हमने देखा कि ये लंबवत ही होता है तरंगाग्र के किरण। तो आपतित किरण क्या है? आपतित किरण AB के लंबवत है। और हम देखते हैं कि नॉर्मल जो है या अभिलंब जो है, अभिलंब किसके लंबवत है? अभिलंब है, देखिए यहाँ पे चित्र में अभिलंब ये है A और C के लंबवत है। AC के लंबवत है, मतलब आधार जिसे हमने माना। और परावर्तित देख लेते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित
किरण यह भी लंबवत है। यहाँ पे चित्र में देखिए किसके लंबवत है, इस द्वितीयक तरंगाग्र। यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, डी और सी, डी और सी के लंबवत है। तो एक बार ध्यान से देखिए कि क्या ये तीनों प्लेन जो हैं वो कैसे हैं। अगर ये तीनों तल देखें तो ये तल तीनों जो हैं इस प्लेन के लंबवत हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ए बी इस प्लेन के लंबवत है, ये इस कागज के तल के लंबवत है, डीसी भी इस कागज तल के लंबवत है और एसी भी इस कागज के तल के लंबवत है, मतलब अंदर की ओर। तो अगर ये लंबवत हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर ये तीनों तल लंबवत हैं तो इनकी जो हमें किरण मिल रही है वो क्या मिल रही है, इस तल में मिलेगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल में होंगे। अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रवर्तन के दूसरे नियम को भी सत्य करता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।